बात ये थी कि मैं पढ़ता रहता था, अब वो अपने अपने उससे बता रहे थे, लेकिन जब तक आप दवाई की किसी डेप्थ में नहीं जाते, दूसरा बंदा अगर उसके पास थोड़ा बहुत इल्म है वो तो आपको रोक देगा उधर आके, वो तो नहीं चलने देगा आपको। अल्टीमेटली मेरी दवाई, मैंने कहा जी इसको रेडियम क्रोमेटम थे, मैंने सिलेक्ट करवाया और सारों ने कहा कि जी जो दवाई कह रहा बिल्कुल दुरुस्त कह रहा, मटीरियल मेडिका सबके हाथों में पकड़े हुए थे, हर बंदे के हाथ में मटीरियल मेडिका उन्होंने दिया हुआ था। और आखिर उन्होंने कहा कि ये रेडियम के अंदर ये सारी अलामात मौजूद है, ज्यादा इसके लिए दी है। मुझे तो इतना याद है, मुझे सारी कहानी याद। अल्टीमेटली मैंने अपनी दवाई वहां सिलेक्ट करवा दी। रेडियम या मॉर्फिनम मैं अपनी दवाई वहां सिलेक्ट करवा के उड़ा, ये इतनी मुझे पता है कि सारों की जब रिजेक्ट हुई, उन्होंने कहा मटीरियल मेडिका मंगाओ, जिसके पास नहीं, तो उन्होंने सबने खोल के पढ़ा और आखिर उन्होंने कहा कि ये जो दवाई बताइए वाकई यही बनती है, इसको ये दी। तो बात असल में ये है कि आपके पास अगर नॉलेज हो तो तभी आप जबरदस्ती जोर से तो बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब म्याज़म की तरफ हम चल पड़े थे। हम ये कहते हैं कि व्हेन सिलेक्टेड रेमेडी फेल व्हाट शुड बी डन। क्या हम दवा देते हुए ये सारे पैरामीटर तय करते हैं, ये सारी चीजें को शनाख्त करते हैं? नहीं करते। सोडा, हम सिर्फ सोरेक के तौर पर क्या देते हैं? सिर्फ सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत सारी और एंटी सोरिक मेडिसिन का अप्लाई ही नहीं करते। केंट, अगर आप ओपियम को पढ़ें और केंट कहता है कि एंटी सोरिक ओपियम सबसे बड़ी दवाई है, अगर इसको पढ़ें, हम गलती से जहां हमें सल्फर देनी, ओपियम देनी, हम गलती से सल्फर डाल देते हैं। और सल्फर की तो अजीब पहचान ये ये भी साथ कहता है कि सल्फर एक ऐसी दवाई है जो कोई गलत इस्तेमाल करे तो हम उसको ये नहीं कह सकते तुमने गलत इस्तेमाल किया। जो गलत भी दे, क्योंकि हजारों अलामात अपने अंदर समेटी हुई है, लिहाजा अगर कोई गलत भी दे तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि तुमने गलत दवाई दी है। लेकिन वो कहता है कि हम गलती से जहां सल्फर का इस्तेमाल करते हैं वहां हमें ओपियम देनी चाहिए। हमने मेथड का जिक्र किया था कि कौन कौन से मेथड हमें अप्लाई करने चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा था जी कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉजेशन, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पे बात हुई है और उसके बाद बात हुई है म्याज़म पे। अब म्याज़म में यह है कि आपको सल्फर सोरिक में जो म्याज़म है वो ये कहता है कि बीमारी कब हमलावर होगी, जब उसके लिए वहां माहौल मौजूद होगा। तो हनीमन ये कहता है कि सोडा एक ऐसी चीज है जो किसी भी बीमारी की आमद के लिए उसके लिए हालात या माहौल साजगार बनाता है। लिहाजा जब अच्छी तरह दवा मुंतखब की गई हो और वह दवा काम न करे तो आपको उसके दरमियान या उससे पहले एंटीसोरिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटीसोरिक मेडिसिन बहुत सारी है। मसलन आपकी सल्फर एंटीसोरिक है, हाँ, सल्फर एंटीसोरिक है, कैलकेरिया कार्ब एंटीसोरिक है, सुराइनम एंटीसोरिक है, ट्यूबरक्लोनियम एंटीसोरिक है, ओपियम एंटीसोरिक है, और तमाम जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन, आपकी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन होती है, ये बहुत सारी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन हमारी जो है ये सारी की सारी एंटीसोरिक है।
पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन जो है वो 50-60 में 50 के करीब ऐसी मेडिसिन है जो पॉलीक्रिस्ट समूह के जिनके बहुत सारे फंक्शन जिनके अंदर पाए जाते हैं। मसल परसेटिला क्या है? पॉलीक्रिस्ट है। लाइकोपोडियम क्या है? पॉलीक्रिस्ट है। सल्फर क्या है? पॉलीक्रिस्ट है। कैलकेरिया कार्ब क्या है? पॉलीक्रिस्ट है। मसल एक दवाई हमारी सारसप्रेला भी एंटी सोरिक है। तो पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन जो है ये मोस्टली एंटी सोरिक भी होती है। नहीं, अब बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे तीनों तो बहुत कम ही करती हैं, जैसे एसिड नाइट्रिक है, मर्कसाल है, ये दोनों म्याजब को करती है, साइकोसिस को भी करती है और सिफिलिस को भी करती है। तो बहुत दफा हमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी भी मिलती है, हमारा सिफिलिस भी मिलता है, साइकोसिस भी मिल जाता है। तो वहां फिर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन जो है उसमें आप वो मेडिसिन सेलेक्ट करें जिनमें दोनों के में अंदर वो चीजें पाई जाती हैं। म्याजम में सोरा नंबर 1 है, जो हनीमन की फिलोसफी के मुताबिक सोरा होगा तो बीमारी हमलावर होगी। अगर सोरा नहीं है, और कहते हैं कि दुनिया में 99.9% लोगों के अंदर सोरा मौजूद है, 99.9 लोगों के अंदर सोरा अब मौजूद है। उस वक्त की बात नहीं थी लेकिन अब मौजूद है। लिहाजा जो लोग भी बीमार होते हैं वो सोरक कंडीशन की वजह से बीमार होते हैं। लिहाजा हमें अगर साल 6 महीने 2 महीने बाद अगर हम एंटी सोरक मेडिसिन का इस्तेमाल करते रहें तो हम बहुत सारी वबाई बीमारियां एपिडेमिक से बच सकते हैं और बचते हैं। मसलन जब आंखों का वायरस फैलता है तो हम लोगों को सल्फर खिला देते हैं, या कोई भी एपिडेमिक जब फैलता है तो हम लोगों को सल्फर खिला देते हैं, तो वो बहुत सारे लोग इससे महफूज रह जाते हैं, क्योंकि सल्फर जब सोरक कंडीशन बॉडी के अंदर खत्म करता है तो बीमारी हमलावर नहीं होती। तो ये मेथड जो है हमारा जो बुनियादी मेथड जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं उनमें इस सोरक को आपने अहमियत जरूर देनी है कि जब आप दवा का मुंतखब करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो दवा काम नहीं करती तो दवा को मत बदलें। हम दवा बदल देते हैं। हमें चाहिए कि पहले उसको एंटी सोरक दे के फिर दवा का इस्तेमाल करें, दवा काम करेगी। नंबर 2, साइकोसिस। साइकोसिस आपको पता है कि व्हाट इज अ साइकोसिस? साइकोसिस एक ऐसा म्याजम है जो बुनियादी तौर पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है। इसका जरिया एक सेक्स से दूसरे सेक्स का होता है, और ये स्पेशली मोस्टली कोइटस से ही फैलता है। लेकिन ऐसा भी देखने में आया, ऐसे भी बहुत सारे केस रिपोर्ट हुए हैं कि अगर किसी को गोनोरियल इन्फेक्शन था और उसने वहां यूरिन पास किया और दूसरे शख्स को भी आके वहां यूरिन पास किया तो उसको भी होने के इम्कानात होते हैं। और एक को गोनोरियल इन्फेक्शन था तो दूसरे के उसके साथ फिजिकल रिलेशन कायम हुए तो वह दूसरे को भी ट्रांसफर करता है। लेकिन 10 to 20% ऐसे लोग हैं जो उसको रेजिस्ट भी करते हैं, उनको नहीं होता। जिस तरह से कोई भी एपिडेमिक भी फैलती है, उसमें आंखों की बीमारी फैलती है, तो सारे लोग भैया को तो उससे मुतासर नहीं होते, कुछ लोगों को वो नहीं भी होता। लेकिन मोस्टली ये पहले गोनोरियल इन्फेक्शन ही साइकोसिस की बुनियाद समझी जाती है, और इसकी अल्टीमेट की शक्ल जो है वो जो आपके ये जो वार्ड्स हैं, जो मक्के हैं, जो चूहे हैं, जो मच्छर हैं, ये बेसिकली साइकोसिस की ही नमूद है। ये गोनोरियल इन्फेक्शन की एक एडवांस शक्ल होती है, और जो बॉडी के अंदर ट्यूमर बनते हैं, जो बॉडी के अंदर ट्यूमर बनते हैं
मोस्टली ये साइकोटिक ही ट्यूमर होते हैं। जो कैंसर डेवलप होता है उसमें भी साइकोसिस का एक हिस्सा होता है। तो ये ध्यान में रखें कि जो अबनॉर्मल ग्रोथ है, जब हम साइकोसिस का या इस ग्लोरियल इन्फेक्शन का गलत इलाज करते हैं, एंटीबायोटिक या किसी वजह से इसको सप्रेस करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो फिर अपनी शक्लें वार्ड्स की शक्ल में वो जाहिर करता है, फिर वो ट्यूमर की शक्ल में जाहिर करता है। तो फिर वो ये ट्रैवल जो करता है बुनियादी तौर पर ये जो सेक्सुअल जेनेटिक सिस्टम से ट्रैवल करके ये बाकी बॉडी के जिस्म में फैलता है। और मोस्टली इसकी जो जगह होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, उसकी स्किन होती है, और फिर ये ग्लैंड्स में जाके दाखिल होता है, और फिर इस तरह से जो ग्लैंड से बढ़कर फिर जो है कि ये इसकी ट्रैवलिंग जो है ब्रेन की तरफ जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी जो क्रॉनिक साइकोसिस है उसकी सबसे बुनियादी पहचान जो है वो यही है कि वार्ड्स का होना, बॉडी के ऊपर वार्ड्स का होना साइकोसिस की सबसे आसान और बुनियादी पहचान है। और दूसरा, इसकी तमाम अलामात बरसात में, नमी में, सर्दी में ये बढ़ती है, और ये सूरज के साथ साथ ये चलता है। तुलुए आफ्ताब के साथ साथ इसकी अलामात एग्रीवेट करनी शुरू होती हैं, और गुरूब आफ्ताब के साथ ये इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। चांद के पूरे होने पे इसकी अलामात बढ़ती है, और सूरज की गैर मौजूदगी में भी इसकी बाद दफा अलामात जैसे हो जाता है, बरसात होती है तो उसमें भी इसकी अलामात, खास करके जिस सन राइज नजर नहीं आता उस वक्त भी इसकी अलामात एग्रीवेट करती है। और स्पेशली डैम्प सीजन, बरसात, इसका खास एग्रीवेशन का टाइम। इसके बाद सिफिलिस आता है। सिफिलिस भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये जेनेटिक सिस्टम से, ये भी कोइटस से ही फैलता है, और ये इसकी वही पैरामीटर है कि आप किसी का टॉवल यूज कर लेते हैं, किसी का कपड़ा यूज करते हैं जिसको सिफिलिस था, तो ये सिफिलिस इस तरह भी ट्रांसफर होता है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, सेक्सुअल रिलेशन से ही होता है। लेकिन बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि वो कपड़ा, वो टॉवल, वो चीज वही बंदा अगर यूज करता है जिसको दूसरे यूज कर दिया तो उसको भी शिफ्ट होने के लिए चांसेस होते हैं। और इसका बेसिकली ये स्किन पे आता है, और ये स्किन से होकर अंदर ग्लैंड्स में जाता है, ग्लैंड से ये बोन्स का स्ट्रक्चर तबाह करता है, और ये इंसानी नस्ल को वक्त से पहले मारना चाहता है। और सिफिलिस एक ऐसी चीज है कि दुनिया में जो अजीबल खलकत बच्चों की ग्रोथ है वो भी इस सिफिलिस की वजह से है। और बहुत ज्यादा मोस्टली इसका जो मेन टारगेट होता है वो स्किन से शुरू होकर ये इंसानी स्केलेटन जो है उसको ये तबाह करता है, बोनी ढांचे को ये तबाह करता है। इसकी पहचान ये है कि वक्त से पहले बुढ़ापा लाता है ये, और इसकी तमाम की तमाम अलामात रात के वक्त बढ़ जाती है। सूरज के वक्त मरीज अपने आप को कहेगा कि जो डॉक्टर साहब दिन होता है मैं ठीक हो जाता हूं, जो ही रात पड़ती है मेरे लिए अजाब बन जाता है। इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि बोन्स की बहुत सारी तकलीफात, हड्डियों के दर्द हमेशा रात को बढ़ जाते हैं। हड्डियों के दर्द हमेशा रात को बढ़ जाते हैं, ये सिफिलिस की पहचान है। साइकोसिस दिन को बढ़ जाएगा क्योंकि सूरज की तपश मेम्ब्रेन पे ज्यादा असरअंदाज होती है, लिहाजा चूंकि ये मेम्ब्रेन की डिजीज है तो लिहाजा सूरज की रोशनी में इसके अंदर शिद्दत आएगी। तो हमें सिलेक्शन करने में हम ये कहते हैं कि हमने तो बड़ी अच्छी दवा सिलेक्ट की है लेकिन दवा हमारी काम नहीं कर रही। तो वजह यह है कि क्या आपने ये देखा कि क्या हमने दवाइयां सही सिलेक्ट की है, क्या हमने एंटीसोरक का ख्याल किया, क्या हमने साइकोसिस का ख्याल किया, क्या हमने सिफिलिस का ख्याल किया? नहीं किया। जब हमने नहीं किया
तो फिर हमने तुक्के पे इलाज किया, और तुक्के के इलाज जो है वो ठीक नहीं होते, क्योंकि आप किसी इल्मी महफिल में बैठ के तुक्के का जब बात करेंगे कि मैं जो ये दवाई देता हूँ, कहता है ये क्यों देते हो भाई ये दवाई, तो फिर हमारे पास जवाब कोई नहीं होता कि हम इसको क्यों देते हैं। फिर हमारे पास इसका जवाब नहीं होता कि हम इसको क्यों देते। साइकोसिस और रात को तकलीफें देखने में आई है कि मेंडोरिनम की प्रूविंग में ये बात भी है कि उसके स्पेशली पांव रात को जलते हैं। हाँ, लेकिन मेन एरिया इसका ये है, मेन एरिया इसका ये है दिन का, लेकिन रात को भी ओकेजनली रिपोर्ट किया गया। लेकिन हमने जो बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मोस्टली ये एग्रीवेशन इसकी दिन को मिलती है, लेकिन स्पेशली जब मेंडोरिनम को पढ़ते हैं तो उसकी बर्निंग सोर की अलामत जो है स्पेशली रात को बढ़ती है। अब ट्यूबरकुलोसिस आ गया। ट्यूबरकुलोसिस आपको पता है ये बैक्टीरिया है, और ये इसकी सबसे पसंदीदा जगह इंसान के लंग्स है, और इंसान का ग्लैंडुलर सिस्टम जो है, जो ग्लैंड्स का सिस्टम है, जैसे हमने अब शुरू किया हुआ ग्लैंड्स को, जैसे हमने पिछली दफा थायराइड ग्लैंड्स को पढ़ा, तो थायराइड ग्लैंड भी इसका टारगेट बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसका टारगेट बनता है, मेमोरी ग्लैंड भी इसका टारगेट बनता है, और आपका जो सलेवरी ग्लैंड है वो भी इसके टारगेट बनते हैं, आपके टेस्टी ग्लैंड है वो भी इसके टारगेट बनते हैं, आपके ओवरीज जो है वो भी इसका टारगेट बनती है। आपको देखा कि बहुत सारे लोगों में ओवेरियन सिस्ट डेवलप होती है, तो ओवेरियन सिस्ट जो डेवलप होती है वो मोस्टली या तो साइकोसिस होती है या ट्यूबरकुलोसिस होती है। तो ये टीबी का असर जो है, और ग्लैंड्स का जो कैंसर है, मैंने बेशुमार ग्लैंड्स के जो कैंसर के मरीज देखे हैं, उसमें मोस्टली टीबी की हिस्ट्री मिलती है। आप देखें, आपके पास कोई भी ग्लैंड का कैंसर आता है तो लामला कहीं पीछे जाकर टीबी की कहानी मिलती है, तो मोस्टली टीबी का असर ग्लैंड्स पे होता है। तो सिलेक्शन जो मेडिसिन करने में आप मेथड जो हम यूज करते हैं, उसमें एक मेथड है मियाज़म का। मैंने आपको मेथड गिनवाए हैं, कॉजेशन में एक मेथड है, कॉन्स्टिट्यूशन एक मेथड है, और मियाज़म भी एक मेथड में है कि अगर आप मियाज़म को बीच में से डिस्कार्ड कर देते हैं तो फिर भी आप मरीजों का इलाज नहीं कर सकते, फिर भी आपकी मेडिसिन जो सिलेक्ट किया वो फेलियर में जाएगी। लिहाजा आपने मियाज़म को कंसीडर करना ही करना। और मैं ये आपको बताऊं कि आपके एलर्जीज के जो पेशेंट्स हैं वो मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस हिस्ट्री के पेशेंट हैं, साइनसाइटिस और बाकी जो एलर्जी, हमने वीट एलर्जी के, मैं कहता हूं सैकड़ों मरीज हमसे ठीक हुए वीट एलर्जी के, हमने उसको बेसिक ट्यूबरकुलोसिस की है, और हम उसमें इस्तेमाल ही बेसिलिनियम का करते हैं। लिहाजा आप डायरिया की दवाइयां देते रहे ना जी, आप एलोस दे, क्रोटोनटिक दे, जब तक आप बेसिलिनियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप क्रोनिक डायरिया को नहीं ठीक कर सकते। तो क्यों आप फिर कहेंगे जी मैंने तो उसको पाउडर दी, पाउडर में फर्क डालना चाहिए था, मैंने जो एलो दी उसको फर्क पड़ना चाहिए था, मैंने तो बड़ी वेल सिलेक्शन की है जी, मैंने चिपारो मरगोसा दी, उसका मैंने गम्बोजिया दी, मैंने जनाब लेट्रियम दी, मैंने क्रोटोनटिक दी, यार जी मैंने सारी दवाइयां दे दी, मेरे मरीज के मोशन नहीं ठीक हुए, तो मैंने कहा बेसिलिनियम दी, ये तो सर ने दी, तो कैसे ठीक हो? दवाइयां तो सारी आपने बड़ी वेल सिलेक्शन की, भाई वेल सिलेक्शन ही हमने गलत की, हमने हिस्ट्री नहीं ली। अगर आपने हिस्ट्री ली होती तो आपने 18 दवाइयां अप्लाई क्यों की होती? जब मरीज की आपने हिस्ट्री ली होती तो उसके पेरेंट्स में ट्यूबरकुलोसिस या उसको ट्यूबरकुलोसिस थी तो उसका तो मोशन किसी दवाई से ठीक ही नहीं होते, और उस मरीज के कभी मोशन नहीं ठीक होंगे जिसको वैक्सीनेशन हुई होगी। अब उसको जब तक थूजा नहीं देंगे उसके मोशन कहां ठीक होंगे? अभी बच्चा वैक्सीन करा के आया है, उसके मोशन नहीं ठीक हो रहे, आप पाउडर दे रहे हैं, एलोक्रोटोनटिक दे रहे हैं,
आप रियूम दे रहे हैं, आप क्रिकेरिया दे रहे हैं, आप सारी अलग बड़ा जितनी दवाइयां दे रहे हैं, उसके मोशन कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आफ्टर वैक्सीनेशन जब तक आप थूजा का इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके मोशन कहाँ ठीक होंगे। तो सिलेक्शन कहाँ हमने की सही? हमने तो सिलेक्शन ही गलत की। हम ब्लेम दे रहे हैं होम्योपैथी को। क्या ऐसी गलतियां हम नहीं करते? करते हैं ना ऐसी गलतियां, फिर हम कहते हैं हमने तो बड़ी सही दवाई दी है जी, डॉक्टर साहब दवाइयां नहीं काम करती जी, क्या करें जी, ये तो ऐसी ही चक्कर ही है, बस जी छोड़े। वीट एलर्जी में और कौन सी दवाई होती है? सबसे अच्छी जो है मैं आपको बताऊं, वीट एलर्जी में सबसे अच्छी दवाई बेसिस, उसमें फिर एलोज आप उसके बाद दे सकते हैं, उसके आप उसके बाद नक्सा दे सकते हैं, उसके बाद है उसके बाद कास्टिकम दे सकते हैं, उसमें लाइकोपोडियम कास्टिकम, दो बड़ी दवाइयां वीट एलर्जी की रेपर्टरी में, लेकिन नहीं काम करती। दो बड़ी दवाइयां हैं लाइकोपोडियम और कास्टिकम, वीट एलर्जी की नहीं काम करती जब तक आप वैसिलिनियम नहीं देते, क्योंकि मैंने कहा एलर्जी आएगी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री में, मोस्टली आएगी वहां पे, टाइफाइड भी आएगी। टाइफाइड आंतों की बीमारी, बेसिकली आंतों से आता है और आंतों को वीक करके निकल जाता है, और हम टाइफाइड का इस्तेमाल ही नहीं करते, हम वैसिलिनियम का इस्तेमाल ही नहीं करते, हम हिस्ट्री की तरफ जाते ही नहीं है। और कैंसर का इलाज, फैमिली हिस्ट्री कैंसर, अगर खानदान में कैंसर का मियाज़म है, उसके अंदर भी वेल सिलेक्टेड रेमेडी कभी काम नहीं, आप कर लेते नहीं करेगी बेलाडोना, नहीं पार्शली करेगी, 1 दिन के लिए, 2 दिन की, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, फिर रिएक्टनेस हो, जब तक आप उसमें एंटी कैंसरियन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते। और एंटी कैंसरियन सिर्फ कार्सिनोसन ही नहीं है, एंटी साइकोसिस सिर्फ थूजा ही नहीं है, सिर्फ मोडोरिनम ही नहीं है, एंटी कैंसर आपको पता है कितनी और भी दवाइयां हैं जो कैंसर कैंसर के नसोर्स हैं से बनती है। मतलब कार्सिनोसन है, आपकी एंथ्रेक्सिनम है, आपकी सिक्रीनम है, आपकी एपिस्टेरिनम है, ये कैंसर के, इसीलिए टीबी की भी बहुत सारी, हम सब ट्यूबर या बैक्टीरियम का इस्तेमाल करते हैं। अब टीबी की जो है और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, मसलन फास्फोरस भी बड़ी दवाई है टीबी की, ट्यूबरकुलोनियम है, बेसिलियम है, बेसिलियम टेस्टिस है, एवारी है, ड्रोसरा है। तो जब तक हम सिलेक्शन में इन चीजों का ख्याल नहीं रखते, हम कैसे कह सकते हैं जी हमने तो बड़ी अच्छी तरह, मैं कह दूं हर डॉक्टर के मुंह पे ये बड़ी वेल सिलेक्टेड जी रहती, फिर भी नहीं कहा गलतियां की। मैंने शुरू किया ना स्टार्ट, क्या हम इनको फॉलो करते हैं इस तरीके को? क्या हम खानदान की हिस्ट्री लेते हैं, हम पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं, क्या हम इन मेथड के अंदर आते हैं या टिप्स पे चलते हैं? हम टिप्स पे चलते। होम्योपैथिक साइंस टिप्स की साइंस नहीं है, वो तो एक चुटकुला है। होम्योपैथिक साइंस कंप्लीट साइंस है। अगर हम इस, लेकिन मैंने कहा कि इतना कुछ भी हो ना, फिर भी कायनात के रूल्स बड़े अजीब गरीब है, फिर भी आपको वो स्किप करो। मसलन क्या है, नेचर अगर हेल्प नहीं करती तो आप इधर उधर टारगेट से, सारे इल्म के बावजूद भी इधर उधर, तो फोकस किया कि बिलीव ऑन नेचर के खुदा मेरी मदद करे, तो सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन बेहतर है। इस इल्म के बावजूद भी सिलेक्शन गलत होती है, क्योंकि वो इंसान का एक अपना अंदर कहता है मैं ऐसा करूंगा तो हो जाएगा, नेचर से हम हट जाते, नेचर हमारी हेल्प नहीं करती, नेचर पे फेथ हम हटा देते हैं, नेचर हमारी हेल्प नहीं करती, जब वो हेल्प नहीं करती हमें डिरेंज कर देती।
हमें समझ नहीं आती कि मैं क्या करना चाहिए। फिर आपको कंसंट्रेशन सोचना चाहिए कि मैं नेचर के अगेंस्ट जा रहा हूं, मैं कोई गलती कर रहा हूं, मैं मेथड फॉलो नहीं कर रहा। और आपको सोचना चाहिए कि क्या मैं मेथड फॉलो नहीं कर रहा, क्या मैं नेचर के कुछ खिलाफवर्जी कर रहा हूं। आपकी फोर्स, आपकी डायरेक्शन तब दुरुस्त होगी, एक तो आपके पास इल्म होगा, एक आपके पास यकीन होगा, एक आपकी फोर्स फोर्स डेवलप होगी। जब फोर्स होगी तो कंसंट्रेशन बनेगी ना। एक्यूरेसी कब आएगी कि जब आप डायरेक्शन अपनी दुरुस्त करेंगे तो एक्यूरेसी आएगी आपके रिजल्ट में। आपकी सिलेक्शन में दुरुस्ती कहां से आएगी कि आप कंसंट्रेट करेंगे, आप फोकस करेंगे, आप रिविजिट करेंगे कि कहां गलती हो रही है, आप मजीद स्टडी करेंगे तो फिर निकलेंगे ना। This is the constitution. सेकंड का मैटर। अच्छा, इसमें आगे आप लॉस्टली सिम्टोमेटोलॉजी, हमने इसको लास्ट पे रखा है, अलामात को। सिम्टोमेटोलॉजी के मैंने लास्ट पे ला के खड़ा कर दिया कि जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो फिर अलामात का सहारा लें। जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो फिर अलामात का सहारा है। लेकिन टोटल ये एक मेथड ऐसा है जो वाकई ये भी काम करता है। उसके लिए हेड टू टो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, नॉट ए सिंगल सिम्टम लेके आप ट्रीट कर सकते हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, किसी एक अलामत को पकड़ के आप इलाज, इस तरीका इलाज के मुताबिक, इस मेथड के मुताबिक आप किसी एक अलामत को पकड़ के इलाज नहीं कर सकते। आपने फिजिकल, लोकल, जनरल और माइंड सिम्टम को जमा करके फिर उसमें से दवा निकालनी है, और उसमें वो कहता है कि प्रायोरिटी आपने माइंड सिम्टम को, उसमें प्रायोरिटी, क्योंकि प्रायोरिटी मॉडर्निटी बनेगी माइंड सिम्टम से, और दवा को दवा से डिफरेंशिएट करना मोडेलिटी है। मतलब प्यास 10 दवाइयों के अंदर पाई जाती है, डिफरेंशिएट क्या चीज करेगी, मोडेलिटी करेगी। घूंट की प्यास है, पूरे गिलास की प्यास है, गर्म पानी की प्यास है, ठंडे पानी की प्यास है, आइसी वाटर की प्यास है, कौन सी प्यास। तो वो एक दवा से दूसरी दवा को आप डिफरेंशिएट करेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम को रखेंगे, तो तब जाके आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो when well selected remedy fail, what should be done? This is a lecture of day. Next, एक मेथड है रेप्रेटाइजेशन। एक मेथड है रेप्रेटाइजेशन। ये रेप्रेटाइजेशन जो है ये भी कलेक्शन ऑफ सिम्टम है। हम और इसमें एक डॉक्टर बोगर है, जानते नहीं साहब, बोगर ही नाम है, जिसने कार्ड रेपर्टी इजाद की थी, सीएम बोगर। और उसने तकरीबन 1000 कार्ड है इसका, तकरीबन मेरे ख्याल में। हाँ, उसके 10,000 है, उसने पहला फाउंडर वही है। तो उसने इसी कैंट की रेपर्टी के अंदर जो आपकी ब्लड क्लटर की अलामत है और उससे जो छोटी उनको मार्क किया, उस पर उसने शनाख्त लगाई। और एक कार्ड को, मतलब एक हेड का कार्ड है और एक पेट का कार्ड है, मतलब उसने एक हेड से, हेड की सिम्टम का एक पेज निकाला
और एक पेट की अगर उसकी अलामत है उसको जोड़ दिया। फिर उसने कहा जी मेरी टांगों में दर्द है, एक कार्ड उसका भी साथ लगाया। उसमें से जो कॉमन मेडिसिन बनती है वो उसने निकाल के कहा कि ये तो मेथड वही कैंट वाला ही है रेपटाइजेशन का, कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को जोड़ के एक दवा उसमें से प्रायोरिटी वाइज निकालना। फिर उसने जैसे कैंट ने 3 किस्म की मेडिसिन अपने उसमें रूपरेखा में लिखी है। मतलब एक जो ब्लैक लेटर में लिखी गई है उसके 3 नंबर है, जो इटैलिक में लिखी गई है उसके 2 नंबर है, और जो स्मॉल लेटर है उसका 1 नंबर है। फर्क करें 2 जगह से हम लेते हैं, मतलब हेड की सिम्टम लेते हैं, पेट की लेते हैं, एक दवाई वहां ब्लैक लेटर में निकलती है और एक दूसरे कार्ड में से जो दवाई है वो इटैलिक में लिखती है। तो क्या हुआ 3 और 2 जमा 5 होती है। लेकिन एक ऐसी भी दवाई है जो उधर भी 3 निकल रहे और इधर भी ब्लैक लेटर में निकली है, तो वो प्रायोरिटी ले जाएगी 6 जिसके नंबर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 6 नंबर वाली इस्तेमाल करेगा, उससे फायदा नहीं होता तो फिर 5 वाली करेगा, फिर उससे फायदा नहीं हुआ तो 3 वाली करेगा। तो ये एक रेपटाइजेशन का अमल है, ये आपको किसी दिन हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे क्योंकि ये पूरा एक लेक्चर खाएगा, ठीक है जी। लेकिन यहां मैं इसका जिक्र ये करता करूंगा, क्या आप ये सारे मेथड फॉलो करते हैं? अगर आप ये सारे मेथड फॉलो करते हैं तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि सिलेक्टेड वेल सिलेक्टेड रेमेडीज डॉक्टर साहब मेरी दवाई काम नहीं करती। हम ये सारे मेथड फॉलो नहीं करते, हम चलते हैं तुक्के पे, हम चलते हैं टिप्स पे, हम मेथड्स के अंदर कुलिया कानून के अंदर नहीं चलते। नेक्स्ट, ये सारी कहानियां सेट हो, ये सारी कहानियां सेट हो गई कि आपने हिस्ट्री भी ले ली, आपने फैमिली हिस्ट्री भी ले ली, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल भी सेट करके चले आ रहे हैं। फिर आपकी जो मेडिसिन आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, क्या आपको किस ग्रुप से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं? नेचर ऑफ डिजीज आप देखें और फिर नेचर ऑफ मेडिसिन को भी देखें। सबसे पहले तो आपको मेडिसिन के सोर्स का पता होना चाहिए कि जो दवा मैं अप्लाई करने जा रहा हूं वो उसका सोर्स किस सोर्स से ताल्लुक है। मसलन एक बड़ी बीमारी का आप इलाज करने जा रहे हैं, आप दवा छोटी सिलेक्ट कर रहे हैं। जिस बीमारी को 20 साल लगे हैं, जिस बीमारी को 30 साल लगे हैं, वो किसी शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन से कभी ठीक नहीं होगी, और डीप एक्टिंग मेडिसिन और लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन से ठीक होगी। और लॉन्ग एक्टिंग डीप एक्टिंग कौन सी दवाइयां हैं? वो मिनरल, सॉल्ट्स,